हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 3 लेकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना, जो कि हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना। इस उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ क्या करेंगे, ये जो सॉल्व है सेट नंबर 3 उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते बच्चा, पहला क्वेश्चन आपको पता ही है कि हम लोग किस तरीके से मतलब तैयारी करते हैं। सेक्शन बी से हम लोग पहले तैयारी करते हैं, मतलब जो अनसॉल्व है उसको सेक्शन बी से हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको डिटेल में बताया गया है सेट नंबर 1 में। अब डेली बताया जाए, हर सेट में बताया जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो टाइम हमको यहाँ पर कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है, इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप भी पेपर में सेक्शन बी से लिखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन बोला, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। देखो भाई, पहले हम बताए थे आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट उसका डायरेक्टली आंसर मत लिखा करो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने हिसाब से थोड़ा सा परिचय दे दिया करो। जैसे यहाँ पर प्रथम युद्ध के बारे में बात किया है, तो प्रथम युद्ध के बारे में पहले बात कर लेते हैं। प्रथम युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था बच्चा, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। एक मिनट, कलर चेंज कर ले। हाँ, कब हुआ था, तो 1914 से लेकर बच्चा 1918 के बीच में क्या हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में दो ग्रुप बटे हुए थे, या फिर बोल सकते हो दो ग्रुप के बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। एक जो ग्रुप था उसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र, जिसमें कौन कौन शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस शामिल था और रूस शामिल था। और दूसरे ग्रुप में अगर बात करें, दूसरे खेमे में अगर बात करें, तो केंद्रीय शक्तियाँ थी, जैसे जर्मनी हो गया, ऑटोमन तुर्की हो गया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देश क्या थे, प्रथम युद्ध में शामिल थे। ठीक है, इतना बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब प्रथम युद्ध की वजह से जो भारत में उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया था, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से यहाँ पर कुछ बताया गया है। देखो समझो, पहले आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लिया करो। देखो, अगर बात करो जैसे आप हो और आपका पड़ोसी है, अब आप दोनों लोग क्या किए हो, मिठाई का मान लो दुकान लगाए हो। आपका पड़ोसी बाई द वे झगड़ा लड़ाई के चक्कर में वो फंसा उलझा हुआ है, तो क्या होगा, आपके दुकान का उत्पादन बढ़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखो ब्रिटेन क्या है, देखो यहाँ पर ब्रिटेन प्रथम युद्ध में शामिल है। हाँ जी, शामिल है। तो ब्रिटेन जब क्या था, प्रथम युद्ध में शामिल था, तो इस तरीके से उलझ गया था अब प्रथम युद्ध में, और अपने बचाव में एकदम पूरी तरह से क्या हुआ था, उलझ गया था। जिसके वजह से क्या करता है, भारत में कोई भी अपने माल का क्या करता है, निर्यात नहीं कर पाता। अपने माल का निर्यात नहीं कर पाता, मतलब ये कि ब्रिटेन जो है भारत में अपने सामान को नहीं ले आ पाता है। जब भारत में ब्रिटेन अपने सामान को नहीं ले आ पाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर भारतीय लोगों को मौका मिल जाता है अपने सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का। तो एक कारण बन जाता है बच्चा ये। ठीक है, अब पढ़ लीजिएगा बच्चा, ये जो भी हम आंसर शीट यहाँ पर लेकर आते हैं, अपने लिए नहीं ले आते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। हम ओरली अगर समझा दे रहे हैं और साइड में अगर हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो आपको जल्द से जल्द सभी क्वेश्चनों का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं होता है, आपके लिए होता है। तो आप जो पढ़ोगे तो आपको सेम आंसर आपको वही मिलेगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा बच्चा पॉइंट ये बताया जा रहा है। देखो, पहला तो ब्रिटिश सरकार जो था, यानी अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार जो भी बोलो, दोनों सेम ही है, थॉट फीलिंग एक ही है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार था पहले तो प्रथम युद्ध में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से अपने सामान को भारत में नहीं ले आया। तो भारतीय लोग क्या किए, मौका उठाए और अपने उद्योग को बढ़ा लिए। दूसरा वजह, नहले पर दहला लग गया। तो ब्रिटिश सरकार अपने सामान को तो भारत में नहीं ला पा रहा था, उसके जगह पर क्या किया, जो भारतीय लोग थे उनको क्या करता है, कुछ काम करने का मौका देता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे दिखाया गया, देखिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीय उद्योगों को फौज के लिए क्या किया, वर्दी, बूट, टेंट, घोड़े के लिए जो वस्तुएं होती हैं ना, इन सब वस्तुओं बनाने का क्या दिया, मौका दिया, काम दिया। किसको दिया बच्चा, भारत को दिया। तो भारत का उद्योग बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक, अब अगला क्या बोल रहा है कि दो वजह तो ब्रिटेन का हो गया, अब कुछ और वजह बताओगे। और इसमें वजह क्या है कि जो भारतीय लोग थे वो भी मौका का फायदा उठाते। जब ब्रिटिश सरकार फंसा था प्रथम युद्ध में, तो जो भारतीय लोग थे, जो राजनेता लोग थे, या फिर बोल लो जो कि राष्ट्रवाद थे, जो क्रांतिकारी थे भारतीय लोग, वो लोग क्या करते हैं, मौका उठाते हैं और क्या करते हैं, जो स्वदेशी सामान है इस पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे अगर बात करें महात्मा गांधी, ये क्या करने लगे बच्चा, खादी कपड़े का प्रयोग करने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे कि आप भी खादी कपड़ा पहनो। ठीक है, इन सब पर क्या करने लगे, जो भारतीय नेता थे या फिर भारतीय
क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या किया, स्वदेशी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने लगे, और जिससे भारतीय उद्योगों को क्या हुआ, काफ़ी फायदा हुआ। और आपको पता है, क्या पता है कि आप देख लो प्रथम युद्ध में कौन कौन शामिल है बच्चा, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी, ऑटोमन, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कौन है, यूरोपीय देश है। तो जब पूरा देश क्या था, प्रथम युद्ध मतलब जो यूरोपीय देश है ये प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। इसके वजह से क्या होता है कि जो यूरोप में क्या होता है, युद्ध की वजह से क्या होता है, बहुत से उद्योगों पर क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी जो यूरोप में उद्योग थे वो टोटली क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जब यूरोप का जो बोल सकते हो कि उद्योग है नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके वजह से भी भारत में क्या होता है बच्चा, भारत का जो उत्पाद है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला जो था क्वेश्चन बच्चा सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है G77 देश से आप क्या समझते हैं। देखो, जब G77 बनाया गया था तो उस टाइम कितने देश शामिल थे बच्चा, 77 देश शामिल थे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है, इस संस्था का नाम पड़ जाता है G77। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो G77 था, ये जो ग्रुप था बच्चा, ये जो संस्था था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो विकासशील देशों के द्वारा बनाया गया था। अब विकासशील देश का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जो विकास कर रहा है, कर चुका है नहीं मेरे दोस्त, कर रहा है, अभी वो विकास करने पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा देश जो लगातार, अभी बोल सकते हो ऐसा देश जो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं विकासशील देश। तो जो G77 जो ये संस्था था वो किसके द्वारा बना था, विकासशील देशों के समूह से ये देश बना था। और उस समय जब बना था, जिस टाइम बना था, उस टाइम कितने देश शामिल थे बच्चा, 77 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन ये उठेगा आपके मन में कि ये बना कब था बच्चा, तो 15 जून 1964 में इस संस्था को बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करें तो वर्तमान में इस समय 2024 की अगर बात करें तो इस संस्था में कितने देश शामिल है, 134 देश क्या है इस संस्था में शामिल है। जब बना था तो 77 देश शामिल थे। ठीक है, और अगर आपको किसके द्वारा बनाया गया था, तो जो विकासशील देश थे उनके ग्रुपों के द्वारा ये G77 संस्था बनाया गया था। इस समय अगर बात करें तो 134 देश क्या है इस संस्था में शामिल है। कब बनाया गया था बच्चा, तो 15 जून 1964 में बनाया गया था। और इसका अगर मुख्यालय पूछे तो याद रखना बच्चा, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है कहाँ पर, जेनेवा में। अब आगे बात करें, एकदम रोमांचक कहानी इसका G77 का विकास कैसे हुआ है, फिर G77 जो था, ये जो संस्था था, ये बना क्यों, इसके लिए कहानी सुनो मेरे दोस्त, शांतिपूर्वक सुनिए। देखो, ब्रिटेन वुड्स, अब ये जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, अब ये सम्मेलन का मतलब होता है बैठक, मीटिंग। ठीक, ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में क्या होता है, दो संस्था, हालांकि 3 संस्थाओं को बनाया जाता है, बट यहाँ पर 2 ही संस्था बताया गया क्योंकि यहाँ पर 2 ही का काम है। ठीक है, 2 संस्था बनाया जाता है बच्चा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IMF भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है ना, इस सम्मेलन में 2 संस्था बनाया गया था, IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक क्या बनाया गया था, ये दोनों संस्थाओं को बनाया गया था। अब इन दोनों संस्था थे कहाँ बनाया गया था बच्चा, ब्रिटेन वुड्स में बनाया गया था। इसीलिए ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसको कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं बच्चा विश्व बैंक को क्या कहा जाता है, जो ब्रिटेन वुड है उसका जुड़वा संतान कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों संस्थाओं को ना, कौन बच्चा, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये जो दोनों संस्था थे, ये दोनों संस्था केवल किसके लिए काम करते थे, विकसित देशों के लिए काम करते थे। विकसित देशों का मतलब जो देश डेवलपमेंट कर चुके हैं, जो देश विकास कर चुके हैं, जस्ट लाइक अमेरिका। ठीक है, वो विकास कर चुका है, वो किसके अंतर्गत आता है, विकसित देश के अंतर्गत आता है ना। हाँ जी, तो ये जो दोनों संस्था थे वो किसके लिए काम करते थे, या फिर इन दोनों संस्थाओं पर किसका हक था, केवल विकसित देशों का ही संस्था था। तो जो विकासशील देश थे वो क्या किए बच्चा, वो क्या किए, वो जब इनको कोई लाभ नहीं मिलता था इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि G77 का स्थापना कर दिया। यही बोला गया बच्चा, विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसका लाभ नहीं हुआ बच्चा, इन दोनों संस्थाओं को कोई लाभ नहीं होता था। इसका प्रतिक्रिया यानी इसका रिएक्शन क्या हुआ, यह हुआ कि जो विकासशील देश थे बच्चा, उन्होंने
1777 नामक क्या किया, एक संगठन बना लिया, एक संस्था बना लिया। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने बजे भाई। अगला क्वेश्चन बोला है लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल बेहतर है मेरे दोस्त, क्योंकि लोकतंत्र देश में, पहले देखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चुना जाए, जो जनता के हितों के लिए नियम कानून बनाए, यानी ले देकर जो भी कार्य किए जाए केवल जनता के लिए ही किया जाए, उसी शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र शासन कहते हैं। पहला पॉइंट ये हमारा था परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन था। अब बोल रहा है कि अंश व्यवस्थाओं से बेहतर है। चलिए कैसे कैसे बेहतर है सुनिए। लोकतंत्र में क्या होता है, समानता मिलता है। समानता मतलब कि बराबरी का अधिकार मिलता है ना मेरे दोस्त। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में जो क्या होता है, सभी नागरिकों को क्या होता है, समान अधिकार मिलता है ना। देखिए सभी नागरिकों को क्या मिलता है, समान अधिकार मिलता है। बिल्कुल बात सही है। जो नियम हमारे ऊपर लगता है वही नियम हमारे दोस्त पर लगता है, वही नियम हमारे जो हमारे माता पिता उनके ऊपर लगता है, हमारे पड़ोसियों पर लगता है। ले देकर मतलब कि जितने भी नागरिक होते हैं प्रत्येक नागरिकों पर क्या होता है, समान नियम कानून लगता है, अर्थात समान अधिकार प्राप्त होता है सभी नागरिकों को। और अगर बात करें जो समानता होता है ना बच्चा, लोकतंत्र का बोल सकते हो मुख्य एक क्या है, आधार है। जिस देश में समानता नहीं वो देश लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। ठीक है, और लोकतंत्र देश में क्या होता है बच्चा, इस देश में जो मतलब जो लोकतंत्र व्यवस्था होता है उस व्यवस्था में किसी के साथ ना ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म, रंग, जाति, लिंग ना इन आधारों पर क्या होता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। और लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है, सभी को कानून के सामने क्या होता है, समक्ष क्या होता है बच्चा, समानता मिलता है। ठीक है, अब अगला और दूसरी बात है, लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी जो समानता होता है वो देने का प्रयास किया जाता है। देखो समझो, देखो क्या होता है कि जो निम्न जातियां हैं उनको क्या किया जाता है, देखो समझो जो निम्न जातियां होती हैं उनको क्या किया जाता है बच्चा, आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है हमारे देश के द्वारा, जैसे कि इंदिरा गांधी आवास हो गया। तो ये सब क्या है, समानता लाने के लिए तो किया जा रहा है बच्चा। ठीक है, अगला बच्चा पॉइंट अगर समझे तो लोकतंत्र में क्या होता है, स्वतंत्रता भी मिलता है। हमें बोलने का स्वतंत्रता होता है, हमें जो हम जहाँ जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम जिस धर्म को पालन करना चाहते हैं या फिर जिस धर्म को हम मानना चाहते हैं, जिस धर्म का हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और जो स्वतंत्रता होता है बच्चा वो लोकतंत्र का बोल सकते हो दूसरा क्या होता है, मुख्य आधार होता है। जिस देश में अगर स्वतंत्रता नहीं होता है वो देश लोकतंत्र भी नहीं हो सकता। ठीक है, और लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है, व्यक्तियों को बोलने का क्या बच्चा, आज़ादी होता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना अपनी क्षमता अनुसार बोल सकते हो जीवन जीने का स्वतंत्रता होता है। जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल हियर, अब मेरे अंदर क्षमता है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है, मैं अपने क्षमता अनुसार कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारे बच्चे। अगले पॉइंट पे चलते हैं ना, है कि यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, जन प्रभुत्व होता है। जन मतलब लोग, प्रभुत्व मतलब शक्तियाँ, यानी जो शक्तियाँ होती है वो लोगों में ही होता है, क्योंकि जो सरकार चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, यानी जो पावर है वो लोगों में ही होता है बच्चा, यही बोला गया है। लोकतंत्र में यहाँ पर प्रभुत्व होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, प्रभु नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रभुत्व होगा। देखो लोकतंत्र में प्रभुत्व सत्ता लोगों में निहित होता है। वही बात है कि जो लोकतंत्र में जो बच्चा सत्ता है, जो पावरफुल जो बोल सकते हो पावर है ना, वो किसके अंतर्गत होता है, लोगों में ही होता है। निहित मतलब उनके अंदर ही होता है, किनके अंदर, लोगों के अंदर ही होता है। दूसरी बात बच्चा वही कहा जा रहा है, चिक चिक के बताया जा रहा है कि सरकार जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के अनुसार ही, उनके इच्छा के अनुसार ही चुना जाता है। और जो सरकार की शक्तियां होती है, जो अंतिम शक्तियां होती हैं, बोल सकते हो वो कौन होता है, लोग ही होता है। क्योंकि जब क्या करेंगे लोग अपने शक्तियों को छीन लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, जनता ऐसे ही नष्ट हो सकता, सॉरी जनता नहीं मतलब सरकार नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चा जन कल्याण। जन कल्याण मतलब देखो लोकतंत्र में क्या होता है, जो भी फैसला लिया जाता है केवल एक पर्सपेक्टिव, एक जाति, एक समूह, एक वर्ग के लिए नहीं लिया जाता है, सभी लोगों के लिए लिया जाता है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, जन कल्याण होता है, जन के लिए ही कार्य किया जाता है ना। लोकतंत्र में किसी एक वर्ग विशेष अथवा व्यक्ति का भला नहीं किया जाता है ना, सारी जनता का कल्याण करना राज्य मतलब बच्चा देश का उद्देश्य होता है। यही बात बोला गया कि लोकतंत्र में क्या होता है, किसी एक लोग, व्यक्ति, वर्ग, समूह
का भलाई नहीं देखा जाता है, सभी लोग का भलाई देखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी कल्याण होता है किसका होता है, जन का कल्याण, यानी पूरे लोग का क्या होता है, कल्याण होता है। तो हमने क्या देखा कि लोकतंत्र शासन जो होता है अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समानता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जन प्रभुत्व होता है, यानी जो शक्तियाँ होती हैं वो लोगों के अंदर होती हैं। सरकार जो चयन किया जाता है वो लोगों के द्वारा ही किया जाता है। सरकार की जो अंतिम शक्तियां होती हैं वो उसका जो स्रोत है वो कौन बच्चा, लोग ही है। उसके बाद हमने देखा क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जन कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते बच्चा, लोकतंत्र से ही रिलेटेड है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और विध सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र का डेफिनेशन आपको अगले क्वेश्चन में बता ही दी है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। लोकतंत्र शासन क्या करता है बच्चा, बहुत ही निम्नलिखित तत्वों से हम बोल सकते हैं ना, क्या करता है कि उत्तरदायी, जिम्मेदार और विध सरकार का गठन करता है। पढ़ते बच्चा ना, समझते हैं। उत्तरदायी सरकार का गठन लोकतंत्र कैसे करता है। देखिए मेरे भाई, क्या देखिए कि क्या होता है, लोकतांत्रिक देश में होता क्या है कि जो नागरिक होते हैं ना, यानी जो जनता होते हैं, वो जान सकते हैं, उनके पास अधिकार है कि जो सरकार है वो कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, और जो भी काम कर रहा है उस काम में कौन सा नियम लागू कर रहा है, कौन सा नियम नहीं लागू कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, लोकतंत्र देश में पूरी तरह से आज़ादी है। किसको आज़ादी है, जनता को आज़ादी होता है कि वो सरकार का कामकाज जान पाए ना, और ये भी जान पाए कि कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, कौन सा नियम फॉलो सरकार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि सरकार जो है बच्चा वो जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी, उत्तर देगा ना। जब लोग पूछेंगे भैया कितना काम हुआ, कौन कौन सा काम हुआ, कैसे कैसे काम हुआ, कौन कौन सा नियम लगा था, तो सरकार क्या करेगा, उसका उत्तर देगा, क्योंकि ये जनता के पास क्या अधिकार है, हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है। तो सरकार जो होता है वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा बच्चा। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में कौन से नियम पालन हो, मतलब कौन सा नियम लगा है या फिर नियम पालन हुआ है कि नहीं, ये जनता क्या कर सकता है, जान सकता है। बिल्कुल क्लियर चल रहा है, क्लियर चल रहा है। अब जिम्मेवार सरकार कैसे होता है, जिम्मेवार का मतलब जिम्मेदारी। सरकार पास जिम्मेदारी होता है भैया कि कोई ऐसा बोल सकते हो नियम लोगों पर ना लगाएं जिसकी वजह से उनका जो जीवन है वो बर्बाद हो जाए ना। ये सरकार का बोल सकते हो जिम्मेदारी होता है ना। तो इसी से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जब सरकार करता है, कोई भी नियम बनाता है, तो उस नियमों पर बहुत ज़्यादा चर्चा चलता है, बहुत ज़्यादा आपस में क्या होता है, डिस्कशन चलता है। उसके बाद उस नियमों को क्या किया जाता है, जनता, और उसके बाद क्या होता है कि पहले संसद में ले जाते हैं, उस पर पारित हो जाता है, फिर जनता को नियम क्या होता है, लगता है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि जो लोकतंत्र में क्या होता है, जो सरकार होता है बच्चा, वो जिम्मेदार सरकार होता है। लोकतांत्रिक देश में सरकार जो भी कानून बनाती है वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनाते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस नियम पर क्या होता है बच्चा, पूरी तरह से क्या होता है, बहस मतलब यानी कि मारपीट। बहस का मतलब डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है, ठीक है। फिर उसे क्या किया जाता है, जनता के सामने, समक्ष मतलब बच्चा सामने रखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सरकार नियम बनाता है वो मैक्सिमम सही फैसला सरकार लेता है उस नियमों के आधार पर, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चा कि जो लोकतांत्रिक देश है वो क्या करता है, किस टाइप का सरकार का गठन करता है, वैध सरकार का गठन करता है। वैध सरकार का मतलब समझिए, वैध मतलब एकदम पूर्णतः नियम कानून, ठीक है। तो जो लोकतंत्र देश है बच्चा वो वैध सरकार का गठन करता है। बट अब लेकिन आपका सवाल होगा कैसे करता है, तो सुनिए कैसे करता है कि जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें क्या होता है, जो भी चुनाव होता है एक निश्चित समय तक चुनाव होता है, या फिर बोल सकते हैं जो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि जो चुनाव होता है वो क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद ही होता है ना। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो 5 साल का क्या है व्यवस्था है कि हर 5 साल में क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या होगा, चुनाव होगा। तो ये बच्चा निश्चित अवधि है। और जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, निष्पक्ष तरीके से होता है, यानी बिना बेईमानी किए पूरे ईमानदारी के साथ क्या होता है, चुनाव होता है। सभी जो दल होते हैं, जो पॉलिटिक्स पार्टी होता है, वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को, अपने उम्मीदवारों को क्या करते हैं बच्चा, चुनाव में क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। और उस चुनाव में क्या करता है, जो जनता होता है, जो मतदाता, जो चुनाव देने वाला होता है, अपने इच्छा अनुसार क्या करता है, उन
प्रतिनिधियों को, उन उम्मीदवारों को क्या करता है, अपने इच्छा अनुसार क्या करता है, चुनता है। और चुनने का पूरी आज़ादी है। कोई भी जनता हो, किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी उम्मीदवार को क्या कर सकता है बच्चा, जो बोल सकते हो कि चुन सकता है, उसको वोट दे सकता है। ये पूरी तरह से हमारे संविधान में लिखा है। और ये क्या है बच्चा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो लोकतंत्र देश है वो क्या करता है, वैध सरकार का चयन करता है। क्यों, फिर से बता रहे क्यों करता है, क्योंकि लोकतंत्र देश में क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में क्या होता है, सरकारों का चुनाव होता है। और ये जो चुनाव होता है पूरी तरह से ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से होता है। ठीक है, जो दल होते अपने उम्मीदवारों को क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से खड़ा करते हैं। और जो मतदाता होते हैं वो अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, उम्मीदवारों को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बच्चा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव को उल्लेख कीजिए। देखो, वैश्वीकरण की अगर आप बात करें तो वैश्वीकरण को अगर संधि विच्छेद किया जाए ना, या फिर बोल सकते हो वैश्वीकरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे दोस्त। एक शब्द जो है वो क्या है, विश्व, और दूसरा शब्द क्या है, एकीकरण। अगर हम मोटी मोटा बात समझे तो वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि विश्व में जितने भी देश है सब एक दूसरे से क्या हो जाए बच्चा, मिलजुल जाए और एक हो जाए। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है, यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, जितने भी देश है, विभिन्न देश ना, विश्व के जितने भी देश है वो क्या हो, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे से मिल जाए और मिलकर क्या करे, एक दूसरे से मिलजुल कर क्या करे, एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में कार्य करे। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो देख सकते हो वैश्वीकरण क्या है बच्चा, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक विश्व, एक एकीकरण, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, वैश्वीकरण करते हैं। वही बात है, वैश्वीकरण का मतलब यही होता है कि जो विश्व में बहुत सारे देश है ये लोग आपस में क्या हो जाए बच्चा, मिल जाए, मिलजुल कर क्या करें, आपस में कार्य करें। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण करते हैं। और ये जो पूरे देश है ना, विश्व में जितने भी देश हैं वो आपस में जो मिलेंगे उसका वजह अलग अलग हो सकता है मे भी इंटरनेट के थ्रू मिले, हो सकता है धर्म के वजह से मिले। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है भारत में ना, तो क्या हो रहा है कि बाहर के भी लोग तो आ रहे हैं, हमारे देश से जुड़ रहे हैं। तो बहुत सारे वजह हो सकते हैं कि एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश आपस में इंटरकनेक्टेड हो, आपस में जुड़े, वजह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चा, पूरे देश क्या होते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और एक अपना क्या करते हैं, समाज बनाते हैं। और अगर बात करें वैश्वीकरण का तो भारत के इंडस्ट्री पर, भारत के उद्योग पर जो इसका प्रभाव पड़ा था वो पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ा था और निगेटिव यानी बोल सकते हो सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। जिसमें से हम पहला पॉइंट देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, कहाँ पर, भारतीय उद्योगों पर, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। तो पहला पॉइंट रहा हमारा जो कि क्या है बच्चा, आधुनिकीकरण। देखो क्या होता था स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो भारत के पास कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। आधुनिक व्यवस्था मतलब बहुत अच्छा खासा टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन जब वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण का मतलब जो विभिन्न देश क्या हुए, आपस में जुड़े, आपस में जुड़कर आपस में क्या करने लगे, आपस में मिलजुल कर काम करने लगे। इससे क्या हुआ कि जो भारत था उसके पास क्या आने लगा बच्चा, टेक्नोलॉजी आ गया। तो पहला पॉइंट यही हो जाता है कि प्रभाव क्या पड़ता है भारतीय उद्योगों में। तो भारतीय उद्योगों में ये प्रभाव पड़ता है बच्चा, क्या देखने को मिलता है, जो भारतीय उद्योग थे वो क्या हो गए, आधुनिक हो गए, यानी इनके अंदर टेक्नोलॉजी आ गया। ये पहला पॉइंट था बच्चा। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या होता है, मान लो जैसे कि अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में AAZ एकेडमी बात करें तो यहाँ पर कोई और सोशल साइंस का टीचर तो है नहीं, सामाजिक विज्ञान का और कोई टीचर है नहीं। लेकिन यहीं पर क्या हो सकता है कि मे भी दूसरा टीचर सोशल साइंस का ही आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे और उसके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, मे भी कंपटीशन होगा। तो हम अपने आप को और अच्छा सुधारना चाहेंगे हम, तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्वालिटी और ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो दूसरा प्रभाव यही होता है बच्चा कि इसमें क्या प्रभाव पड़ जाता है, जो गुणवत्ता होती है यानी जो क्वालिटी होती है उसमें क्या हो जाता है, सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, अब पढ़ लेना बच्चा, वही आपको देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं ना। जो स्थानीय लोग थे बच्चा अपने उत्पादों यानी अपने प्रोडक्शन के जो उनकी प्रोडक्शन की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या करने लगे, सुधार करने लगे। और तीसरा पॉइंट सिंपल सी बात है कि वैश्वीकरण होगा तो क्या हम बोले हैं कि पूरे विश्व में जितने भी देश है वो आपस में मिलजुल कर काम करने लगते हैं। तो जो दूसरा देश होगा वो भारत में आएगा, अपना निवेश करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या होने लगता है, विदेशी निवेश भी हो जाता है। किसके वजह से होने लगा बच्चा, वैश्वीकरण के वजह से होने लगा। तो वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई ना, जिसकी वजह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है भारत में बच्चा अपने माल को क्या करने लगे, लाने लगे, यहीं पर निवेश करने लगे।
अब हमको नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है, किसका, वैश्वीकरण का, किसके ऊपर, भारतीय उद्योगों पर। तो देखो जो स्थानीय उद्योग थे ना, तो कुछ स्थानीय जो उद्योग थे बच्चे वो पूरी तरह से क्या होते हैं, समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि जो बाहर से देश मतलब दूसरे देश से जो क्या आते थे, कंपनियां आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके आगे जो स्थानीय मतलब जो भारतीय उद्योग थे बच्चा, उनका कंपटीशन नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है, जो स्थानीय उद्योग थे बच्चा, उनके ऊपर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब कि खराब, प्रतिकूल का मतलब बच्चा क्या, खराब क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और जो छोटे छोटे उद्योग थे इनके ऊपर भी क्या होता है, प्रतिकूल यानी खराब प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सिंपल बात है, बाहर से दो देश आ रहे थे, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा खासा था, और छोटे उद्योग के पास बहुत अच्छा खासा टेक्नोलॉजी नहीं होता है। इसलिए इनके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। किसके वजह से बच्चा, तो वैश्वीकरण के वजह से। ठीक है, और हर चीज़ का देखो पॉजिटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, ये तो बात हम लोग जानते ही हैं। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया, वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण से हम लोग क्या समझते हैं बच्चा, तो हमने ये देखा कि वैश्वीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण करते हैं। और इसका प्रभाव भारतीय उद्योगों पर बच्चा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से पड़ता है। हमने सकारात्मक में देखा क्या, कि भारत जो उद्योग थे उसमें आधुनिकीकरण होने लगा, टेक्नोलॉजी आने लगा, उनकी गुणवत्ता बढ़ गई और विदेशी निवेश होने लगे। यानी बाहर से दूसरे देश से जो कंपनियां थी भारत के अंदर आकर अपना निवेश करने लगे। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जो स्थानीय उद्योग थे यानी जो भारतीय उद्योग थे, वो उन पर बहुत ही खराब प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि जो स्थानीय उद्योग थे वो क्या होने लगे बच्चा, धीरे धीरे नष्ट होने लगे। क्योंकि बाहर से जो भी कंपनियां आ रही थी वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो पावरफुल थी, उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी था, जिसकी वजह से जो स्थानीय और जो लघु उद्योग थे उनका कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखो जो रेल का विकास हुआ था वो आप जानते भी हो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही स्टार्टिंग में हुआ था। तो जो ब्रिटिश सरकार रेलवे का विकास किया था ना, तो ऐसे वो बोल सकते हो कि भारत के लिए किया था, भारत को चाह रहा था, इसलिए नहीं भैया, वो एक योजना के थ्रू बनाया था, वो जानबूझकर बनाया था। विकास जो किया था रेलवे का, वो जानबूझकर एक प्लानिंग के साथ किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो भी सामान था इंडिया में वो ब्रिटिश में कैसे जाएगा ना, तो चीज़ें ले जाने के लिए साधन होना चाहिए। तो उसने क्या किया, रेलवे का निर्माण किया था। ठीक है, जो भी हो, फिलहाल हमसे बोला भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, तो हम लोग टॉर्च लेते हैं और प्रकाश डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला ब्रिटिश सरकार द्वारा, वही बोला कि रेलवे का जो जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से क्या किया था, रेलवे का निर्माण किया था। कौन बच्चा, ब्रिटिश सरकार। अगर बात करें कि पहली बार जो रेलवे का बोल सकते हो निर्माण हुआ था भारत में, जो पहला रेलवे का नेटवर्क बनाया गया था, वो कब बनाया गया था बच्चा, तो अप्रैल 1853 में पहली बार भारत में क्या किया गया था, रेलवे नेटवर्क खोला, मतलब कि यहाँ पर बच्चा बनाया गया था। पहली बार क्या हुआ, रेलवे नेटवर्क बनाया गया था भारत में। कब बच्चा, अप्रैल 1853 में। कहाँ पर मेरे दोस्त, तो ये जो नेटवर्क था, रेलवे नेटवर्क था, किसके किसके स्थानों के बीच में था बच्चा, मुंबई और थाने बच्चा महाराष्ट्र में ही आता, मुंबई भी कहाँ था, महाराष्ट्र में ही आता है। तो मुंबई और थाने के बीच में क्या किया गया था, इन दोनों स्थानों के बीच में बच्चा क्या किया गया था, रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। कब, 1853 में। ठीक है, हम साइड हो जाते, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले ली होगे। ठीक है, तो अब आप समझते हैं अगला पॉइंट बच्चा। देखो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है रेल परिवहन के संबंध में। ठीक है, तो अगर हम बोल सकते हैं बच्चा कि जो भारत है वो रेल परिवहन का नेटवर्क अगर बात करें तो किस स्थान पर पूरे विश्व में, तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है, चीन है। और भारत में जो रेल परिवहन है ये आंतरिक परिवहन का क्या होता है, प्रमुख एक साधन है। और दूसरी बात, रेलवे के संदर्भ में एक बात बोला जाता है भारत में, हमारे देश में, कि जो देश की जो भौतिक परिवहन प्रणाली का जो नींव है, जो बेस है, जो आधार है, वो कौन है, रेलवे। हम क्या बोले बच्चा, ये पॉइंट एकदम अति इंपॉर्टेंट, इसको समझ कर जाओ। क्या हम बोले कि जो यह मतलब बच्चा रेलवे की बात कर रहे हैं। रेलवे जो होता है देश की भौतिक परिवहन की प्रणाली का क्या होता है, नींव है, एक बेस है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे क्या करता है, बहुत बड़े पैमाने में क्या करता है, जो सामान होते हैं, जो माल होते हैं और जो यात्री होते हैं, इनके परिवहन का क्या करता है बच्चा, पूर्ति करता है। और साथ ही साथ में देश का जो आर्थिक
विकास है उसको बढ़ाता है और देश में जो एकता है बच्चा उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। आप कहोगे रेलवे के थ्रू एकता बढ़ता है, कहाँ की लॉजिक, कहाँ की बात कर रहे हैं। सुनो, रेलवे के थ्रू क्या होता है कि रेलवे में एक ही टाइम पर एक ही समय पर क्या होता है, बहुत जनता लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। जब बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पर यात्रा करते हैं, आपस में बातचीत करते करते अपने यात्रा को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तो उस दौरान लोगों में क्या होता है, एकता बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रेलवे है देश का बोल सकते हो बच्चा भौतिक परिवहन का क्या होता है, एक नींव है। नींव मतलब एक बेस, एक आधार है। कौन? रेलवे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई दो उपाय समझिए। पहले मृदा अपरदन क्या होता है ये तो समझ ले। तो सिंपल सी बात, अगर मोटी मोटा अगर बात करें तो पहले सिंपल अगर छोटे अर्थ में समझे तो मिट्टी की जो कटाव होती है, जो मिट्टी की बोल सकते हो कि बहाव होती है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो जिनको नहीं याद होगा वो सिंपल भाषा में ये याद कर लेंगे। जो थोड़ा अच्छे तरीके से याद करना चाहते बच्चा वो इस डिफिनेशन को याद कर लेंगे। ठीक है। अब अगर बात करें मृदा अपरदन जो हो रहा है, मिट्टी की जो कटाव हो रही है, जो बहाव होती है, वो किसके द्वारा होता है, मानव के द्वारा होता है, या फिर जो प्राकृतिक बच्चा बोल सकते हो कि शक्तियां होती है, जैसे अगर बात करें जल हो गया, पवन हो गया, यानी हवा हो गया, इनके थ्रू क्या होती है, जो हमारा जमीन उसकी जो ऊपरी परत हो वो क्या हो जाती है, कट जाती है, बह जाती है, और इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। और जो मृदा अपरदन है और जो मृदा बनता है, इन दोनों प्रक्रिया का अगर बोले तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है बच्चा, बराबर होता है। यानी मिट्टी की कटाव और मिट्टी की जो होता है बनता है, हम क्या बोले, मिट्टी की कटाव और जो क्या होता है मिट्टी बनने की प्रक्रिया है, ये दोनों क्या होती है, साथ साथ चलते, इसलिए क्या हुआ है बच्चा, संतुलन बना हुआ है। ठीक है। अब बोला है कि इसको रोकने के लिए दो उपाय बताइए, तो दो उपाय हम लोग करते हैं। वैसे बहुत से उपाय है, बट जितना हमको उपदेश दिया जाएगा क्वेश्चन में, जितना हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा, और आप भी उतना ही करिएगा। जब दो उपाय बोला है, 4 उपाय लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, 2 उपाय का नंबर मिलेगा। तो 2 उपाय को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। वृक्षारोपण एक उपाय क्या बच्चा, वृक्षारोपण। जब हम लोग अत्यधिक क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, पहले समझो वृक्ष की वजह से होता है क्या, वृक्ष की वजह से होता है कि जो वृक्ष का जड़ होता है वो मिट्टियों को बहुत जकड़ कर क्या किया रहता है, बांधा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनके वजह से मिट्टी की कटाव नहीं हो पाती है। तो जो पेड़ होता है उसके वजह से क्या होता है, मिट्टी कटाव क्या होता है, बच जाता है। तो जो वृक्षारोपण करेंगे यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो मृदा अपरदन है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। यही बात बच्चा यहाँ पर लिखा गया है। आप प्लीज़ इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, जो हम बोल रहे बच्चा वही लिखा गया है। अब सोचो कि हम समझाएं भी, आप लाइन वाइज लाइन पढ़ाएं भी, तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा, आप ही लोगों का समय फालतू जाएगा। इसलिए हम ओरली सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए लिख कर आए हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है बच्चा, दूसरा पॉइंट ये बोला जाए बांध का निर्माण करें। देखो क्या होता है, जब बहुत तेज़ से वर्षा होने लगता है, बारिश होने लगता है, तो नदी में जो पानी है ना, उस नदी के पानी में क्या होता है बच्चा, नदी में क्या होता है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा दाब पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, कट कर बह कर क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध का निर्माण कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। अगला बच्चा, चतुर्थ क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, 2 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो, पहला क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, उसके बाद कौन आता है, चतुर्थ क्षेत्रक आता है ना। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि तृतीय क्षेत्रक और चतुर्थ क्षेत्रक एक ही है। नहीं मेरे दोस्त, दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है, जो सेवा प्रदान किया जाता है वो शिक्षा, वो ज्ञान के बेस पर भी हो सकता है और वो ज्ञान के बेस पर नहीं भी हो सकता है तृतीय क्षेत्रक में। लेकिन हम चतुर्थ क्षेत्रक में अगर बात करें तो चतुर्थ क्षेत्रक में जो भी सेवा प्रदान होगा केवल ज्ञान, केवल शिक्षा के आधार पर ही होगा मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों मेन डिफरेंस होता है, इसलिए क्लियर हो जाओ अपने माइंड से। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें चतुर्थ क्षेत्रक में, तो ये इसमें जो सेवा मिलता है किसके संबंधित मिलता है बच्चा, ज्ञान यानी शिक्षा के संबंधित ही मिलता है। और तृतीय क्षेत्रक के बाद ही चतुर्थ क्षेत्रक आता है। तो बोल सकते हैं जो चतुर्थ क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र का बच्चा एक क्या है, उन्नत रूप है। यानी तृतीय क्षेत्र का एक अगला स्टेप क्या होता है, फोर्थ हमारा क्या होता है, क्षेत्रक होता है। और अगर हम बात करें जो चतुर्थ क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का जो बच्चा ये होता है ना, चतुर्थ क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का बच्चा बोल सकते हो, इसका जो व्यवस्था होता है वो ज्ञान आधारित क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है ना, अगर बोले इस क्षेत्रक में क्या क्या आता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, मीडिया हो गया, अनुसंधान हो गया, परामर्श हो गया, शिक्षा हो गया, विनियोजन हो गया यानी इन्वेस्टमेंट हो गया, ब्लॉगिंग जो होता है
ना, डिजाइनिंग हो गया, ये सब चीज़ें किस में शामिल होता है, चतुर्थ क्षेत्रक में शामिल होता है ना। चतुर्थ क्षेत्रक में क्या होता है, जो भी सेवा प्रदान किया जाता है वो शिक्षा के आधार पर ही होता है, और इसमें जो अर्थव्यवस्था होता है ना वो किस ना, चतुर्थ क्षेत्रक का जो अर्थव्यवस्था होता है वो क्या होता है बच्चा, ज्ञान आधारित क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा, डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, यही सब क्या होता है इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चा 25वां हमारा क्वेश्चन है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह से संबंध में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे। देखो सत्याग्रह का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य यानी कि अर्थ। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो देखो इसमें दो शब्द है, सत्याग्रह यानी सत्य को आग्रह करना, तो जो सत्य की शक्ति है उसको क्या करना बच्चा, आग्रह करना, और शक्ति की नहीं, शक्ति नहीं होगा बच्चा, यहाँ सत्य होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है, सत्य की खोज ना। सत्याग्रह से क्या मतलब होता है, जो सत्य की शक्ति है उसको आग्रह करना और सत्य की खोज करना, यही अर्थ होता है सत्याग्रह का, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी का क्या विचार था उसको समझते हैं। महात्मा गांधी जी का कहना यह था सत्याग्रह से रिलेटेड कि यदि आपका उद्देश्य, यदि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए किसी भी उत्प्रेरक का मतलब होता है जो बच्चा क्या कर रहा है, हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ठीक है, किसी भी उत्प्रेरक से मुकाबला करने के लिए हमें शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होता है। सत्याग्रह का क्या तात्पर्य होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो यहाँ बताया गया है कि महात्मा गांधी जी का कहना यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चे हो और आप यदि अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो किसी भी उत्प्रेरक यानी दमनकारी यानी जो हमारे ऊपर क्या करता है, जुल्म करता है, उससे मुकाबला करने के लिए आपको कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होता है। और बिना किसी प्रतिशोध, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है ना, हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, बिना किसी प्रतिशोध यानी बदला, प्रतिशोध मतलब बच्चा बदला, बिना किसी बदला की भावना के सहारे सत्याग्रही केवल क्या कर सकते हैं बच्चा, सत्य और अहिंसा के सहारे क्या कर सकते हैं, अपने संघर्ष को सफल हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो सत्याग्रही होते हैं वो बिना किसी प्रतिशोध के, वो बिना किसी बदले भावना से क्या कर सकते हैं बच्चा, इनके बिना केवल सत्याग्रही केवल सत्य और अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ठीक है। और यह बताएगा किसी भी शत्रु या फिर किसी भी व्यक्ति को सत्य स्वीकार करने के लिए उसको विवश नहीं करना चाहिए, उसको सहज भाव से, उसको अपने दिल से क्या करना चाहिए, उस गलती को सत्य स्वीकार करवाना चाहिए, ठीक है। और इस सत्याग्रह में ये बोला गया था गांधी जी के द्वारा कि सत्याग्रह के थ्रू अंततः लास्ट में क्या होता है, फाइनली क्या होता है, जो जीत होता है, किसकी जीत होती है बच्चा, सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। तो सत्याग्रह का क्या मतलब था, सत्याग्रह का ये मतलब होता है कि सत्य की शक्तियों को आग्रह करना और सत्य की खोज करना। दूसरी बात इसमें ये बोला गया था कि अगर आपका उद्देश्य सही है, आपका संघर्ष जो है अन्याय के खिलाफ चल रहा है, तो आपको उत्प्रेरक यानी जो दमनकारी है उससे मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ बोला गया था बिना प्रतिशोध की भावना के सहारे सत्याग्रही केवल क्या कर सकते बच्चा, सत्य और अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष, अपने लड़ाई को जीत सकते हैं। और किसी भी शत्रु, किसी भी लोग को अगर सत्य स्वीकार करना तो उसको हम लोग विवश न करें, उसको उसके सहज भाव यानी उसके दिल से ही क्या करें, सत्य को स्वीकार कराएं, ठीक है। और इसमें यह बोला गया था अंततः सत्याग्रह से क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। भारत में देखो पहले राष्ट्रवाद क्या होता है, तो अपने देश के प्रति कोई भी भलाई कार्य या अपने उससे प्रेम, यही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और इसके बहुत सारे बोल सकते हो बच्चा की कारण है कि देश में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ तो उसके लिए बहुत सारे कारण है, जिसमें से पहला कारण यहाँ पर यह बताया गया है, अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियाँ होती थी, इसकी वजह से भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद उदय होते हैं। देखो जो ब्रिटिश सरकार था, जो भी नीतियाँ को ला रहा था अपने केवल भलाई के लिए, अपने ही केवल लाभ के लिए क्या कर रहा था, उन नीतियों को, उस नियमों को भारत में ला रहा था। अब उस नियमों की वजह से भारतीय लोगों पर क्या होता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था ना। तो कहीं ना कहीं ये नीतियाँ बच्चा एक वजह बन गया, क्या वजह बन गया, भारत में जो राष्ट्रवाद आया यह एक वजह बन जाता है उसका, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो लिखा है, ब्रिटिश सरकार अपने उद्देश्यों और लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत में नीतियाँ ला रहे थे, और उन नीतियों की वजह से भारतीय लोगों का क्या होता है, शोषण होता है उनको पर, उन नीतियों की वजह से भारतीय लोगों पर क्या होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। अब जब किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसके बाद एक दिन ऐसा दिन आएगा ना भाई, वो आवाज़ उठाएगा। तो बच्चा जो बोल सकते हो, जो अंग्रेज जो शोषणकारी नीतियां बनाती थी उनकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय होता है, कहाँ पर, भारत में। उसके बाद बच्चा दूसरा पॉइंट इसमें ये बताया गया है, क्या बताया, भारत के बाहर राष्ट्रीय आंदोलन। तो क्या हो रहा था, देखा देखी पाप देखी देखा पुण्य, जैसा होता है आसपास वैसा हम कहीं ना कहीं हम भी उससे इफेक्ट होते हैं। देखो क्या होता है कि जो भारतीय लोग रहे वो देख रहे थे या फिर सुन रहे थे कि बाहर, हमारे देश से बाहर कहाँ कहाँ पर, तो अगर बात करें फ्रांस में, अगर बात करें रूस में, अगर बात करें अमेरिका में बात करें, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, और वहाँ के लोग स्वतंत्र हो जा रहे थे, लड़ाई कर कर कर, आंदोलन कर कर कर, ठीक है। तो जो भारतीय लोग थे बच्चा, वो क्या होते हैं, जो बाहर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उससे कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, जिसकी वजह से भारतीय लोगों में क्या आता है, राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया बच्चा। तीसरा पॉइंट क्या है, उपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष। औपनिवेशिक का मतलब बच्चा यहाँ पर क्या मतलब, औपनिवेशिक का मतलब है यहाँ पर है किससे मतलब है, ब्रिटिश सरकार से मतलब है। तो जब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में जब भारतीय लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान जब आंदोलन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, लोगों में एकजुटता बढ़ रही थी। जब एक लोगों में एकजुटता बढ़ रही थी, इसके वजह से क्या होता है, भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। ये पढ़ लिखा है बच्चा, एक बार पढ़ लेते हैं। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान, ठीक है, आपसी एकता भली भांति बच्चा जानने लगे थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला, औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न और दमन के सम्मिलित भाव ने देश के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ रूप से जोड़ दिया था, ठीक। वही पॉइंट बच्चा कि जो औपनिवेशिक शासन का जो भी बच्चा नीति था, उनका जो भी दमन था, उनका जो भी उत्पीड़न, जो भी नियम कानून था, उसके वजह से देश में जो अलग अलग समूह बटे थे, वो समूह क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते, इनके बीच में जो बोल सकते दूरियां थी वो घट जाती है, और ये क्या होते हैं, घनिष्ठ रूप से आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब आपस में जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगती है, ठीक। अगला पॉइंट है बच्चा, तो ये 3 पॉइंट बताया गया। क्या यहाँ बताया राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा भारत में, तो जो अंग्रेज के द्वारा शोषणकारी नीतियाँ लाई जा रही थी, बाहर में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, और जब भारतीय लोग क्या होते, औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश सरकार से क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे, तो उसकी वजह से भारत में मतलब राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा। अब क्या होता बच्चा कि ये 3 वजह थे, और वजह थे, जैसे कि अगर बात करें उस दौरान जो बोल सकते हो न्यूज़पेपर यानी पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गए, इनके थ्रू क्या होने लगा कि जो लोगों का बच्चा विचार धारणा था न, राष्ट्रवादों का जो विचार धारणा था, वो विचार धारणा बहुत दूर दूर तक फैलने लगा, जिसकी वजह से लोग बोल सकते हो कि मोटिवेट होते हैं और उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगता है, ठीक है। यही लिखा गया बच्चा, भारतीय प्रेस ने राजनीतिक आंदोलनों का संगठित करने लगे, यानी जितने भी राजनीतिक आंदोलनकारी थे उनको क्या करने लगे, ऑर्गेनाइजेशन करने लगे, एक ग्रुप बनाने लगे, जनता के निर्माण को एकजुट करने लगे ना, जो जनता के निर्णय जो जनता का निर्णय था वो बच्चा एकजुट होने लगा, किसके वजह से, जो न्यूज़पेपर था उसके वजह से, ठीक है। परिवहन के साधनों की वजह से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना उदय होने लगा। तो जो अंग्रेज सरकार था बच्चा, वो क्या किया, रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, इन सब का व्यवस्था क्या किया था, बना दिया था, और इनके वजह से जो भारतीय लोग थे वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा पाते थे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल पाता था, अपनी विचार को बता पाता था, जिसकी वजह से राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद का भावना उदय होता है, ठीक है। और जो भारतीय लोग थे उनके द्वारा क्या होता है, सामाजिक, धार्मिक, ये सुधार आंदोलन होता है ना। जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, उनके द्वारा कौन कौन सा आंदोलन किया जा रहा था बच्चा, सामाजिक, धार्मिक, ये आंदोलन किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्रांतिकारी भावना, राष्ट्रवाद भावना लोगों में ज़्यादा जाग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट इधर देखा कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा वजह हमारा ये बन गया था, 5वां वजह ये, और छठवां वजह ये बोल रहा है कि भारत में जो क्रांतिकारी थे वो सामाजिक और धार्मिक,
इस टाइप का आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग क्या होने लगे, आपस में कहीं ना कहीं जुड़ने लगे। ठीक है, जैसे अगर बात करें जो महात्मा गांधी थे वो सामाजिक आंदोलन करने लगे, जैसे छुआछूत वाला इसका आंदोलन करने लगे। तो जो निम्न जाति थे वो भी क्या होते हैं, आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले ये समझ लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है मेरे दोस्त। तो एक ऐसा व्यवस्था जिसमें जो सत्ता है, जो पावर है, दो या दो से अधिक सरकारों में क्या किया जाए, बांट दिया जाए, ऐसे ही व्यवस्था को क्या बोलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था करते हैं। और जो एक सरकार होगा और राज्य सरकार का मतलब बच्चा जो स्टेट लेवल का सरकार होता है, और एक क्या सरकार हो सकता है, केंद्र सरकार हो सकता है। तीसरा जो सरकार हो सकता है वो स्थानीय सरकार हो सकता है। तो हमारे देश में कितने टाइप की सरकार है, 3 टाइप की सरकार, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार। यानी जितने भी हमारे देश में जो भी पावर है, इन तीनों सरकारों के बीच में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और इनकी व्यवस्था की बात करें तो देखो इनके डिफिनेशन में ही पहला विशेषता आ जाता है बच्चा, क्या कि इस व्यवस्था में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक स्तरों यानी लेवल की सरकार होती है। और एक ही नागरिक पर क्या होते हैं, अलग अलग स्तर की क्या करती है सरकार, बच्चा बोल सकते हो शासन करती है। जस्ट लाइक टेक एग्जांपल कि हमारे ऊपर बच्चा स्टेट गवर्नमेंट, हम यूपी से हैं तो स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारे ऊपर योगी सरकार भी शासन कर रहा है, और केंद्र सरकार यानी मोदी जी शासन कर ही रहे भैया, वो तो अलग बात है। ठीक, तीसरा पॉइंट अगर बात करें, तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चा ये बोल रहा है कि जो संगठनात्मक शासन होता है यानी जो संघीय शासन व्यवस्था है, इसमें एक ही नागरिक को क्या होता है, दो क्या होता है, नागरिकता मिलता है ना। इस देश में रहने वाले लोगों को क्या होता है, दोहरी नागरिकता, यानी एक ही लोग को 2 नागरिकता मिलता है। ठीक है, लेकिन वो अलग की बात है, इंडिया में ऐसा प्रावधान बोल सकते हैं, ऐसा नियम कानून नहीं है। इंडिया में केवल एक ही क्या मिलता है बच्चा, नागरिकता मिलता है ना। लेकिन जहाँ पर भी संघीय शासन व्यवस्था लागू होता है वहाँ पर एक ही व्यक्ति को 2 नागरिकता मिलता है, बट ऐसा इंडिया में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा गया, इसलिए नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अगर आगे ये बात करें बच्चा कि ये हमारे संविधान में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा गया है ना, कि अगर कोई भी मौलिक प्रावधानों में ना, मौलिक प्रावधान का मतलब ऐसे नियम जो किसी भी व्यक्ति के लिए अति इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनके जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ऐसे नियमों को बोलते हैं मौलिक प्रावधान। तो सिंपल सी बात सुनो ना कि मौलिक प्रावधानों में कोई भी इन नियमों में कोई भी चेंजेस करना है तो केवल एक स्तर की सरकार चेंजेस उसको नहीं कर सकती है, दोनों स्तर की सरकार की सहमति चाहिए। किसमें बच्चा, मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करें ना, तो जो संघीय व्यवस्था शासन होता है इसमें अलग अलग लेवल की सरकार होती है। तो अलग अलग लेवल की जो सरकार होती है उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो स्पष्ट रूप से क्या होता है, अलग अलग होता है, जो कि हमारे संविधान में ही लिखे होते हैं। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चा। दूसरी पॉइंट ये बताया जा रहा है कि अलग अलग लेवल की सरकार होती है तो इनको जो पैसा मिलता है वो भी बच्चा निश्चित रूप से अलग अलग स्थानों से ही मिलता है। यही बोला गया, विभिन्न स्तर की सरकार के लिए जो राजस्व यानी जो पैसा होता है बच्चा वो अलग अलग स्थानों, अलग अलग स्रोत से क्या होता है, मिलता है, जो कि निर्धारित है। ठीक है, बच्चा, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है बच्चा, पहले ये समझ लेते हैं ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो देश है, जो राज्य है, वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा न दे, उसको ही क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। और हमारा देश कैसा बच्चा, पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि हमारे देश में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। किसी एक धर्म को बोल सकते हो बच्चा राजकीय धर्म नहीं बनाया जाता। राजकीय धर्म का मतलब पूरे देश का धर्म, ऐसा बिल्कुल हमारे देश में लागू नहीं होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय, वही बात बच्चा, राजकीय धर्म के रूप में विशेष दर्जा नहीं दिया गया। यानी भारत में अगर बात करें किसी अगर हम बात करें भारत में, तो किसी एक देश को बच्चा पूरे देश का धर्म नहीं बनाया गया है। ठीक है, राजकीय धर्म का मतलब पूरे देश का धर्म, ऐसा हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है। अब बोला है 3 ऐसे प्रावधान यानी 3 ऐसे नियम बताइए जिसके आधार पर ये बात प्रूफ हो सके। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 के हिसाब से अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सभी नागरिकों को, चाहे वो
चाहे वो कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वो किसी भी स्थान पर बच्चा जा सकता है, वो आ सकता है, उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। हम क्या बोले हैं, हमें बोले अनुच्छेद 15 के तहत हमारे संविधान में ये बोला गया है कि सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग के या फिर जन्म के स्थान पर इनके साथ भेदभाव नहीं होता है। यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है अपने भारत क्षेत्र में, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25वां जो है ये बताता हमें कि सभी नागरिक, सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का बच्चा प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सभी धर्म का हमें क्या दिया, सभी धर्म का यहाँ पे छूट मिल रहा है। जो धर्म अपनाना चाहते हो, जिस धर्म को पालन करना चाहते हो, जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो, उस धर्म का करो। तो ऐसा ही तो हमारे संविधान में होता है और ऐसा ही हमारे संविधान में लिखा भी है। तो ये इससे नहीं प्रूफ हो रहा है कि भारत जो है कैसा है, एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें बच्चा, तो जो धार्मिक समुदाय है इनमें समानता बनाने के लिए हमारा संविधान बच्चा शासन मतलब कि पुलिस हो गए ना, आर्मी हो गए, इनको क्या करता बच्चा, अधिकार देता है कि आप धार्मिक मामलों में दखल दे सकते हैं, ठीक है। जब धार्मिक समुदायों में समानता लाने की बात हो तो संविधान ये अधिकार देता है शासन को, यानी पुलिस को, कि भैया आप धार्मिक मामलों में दखल दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये तो कोई क्वेश्चन होता है बच्चा, लेकिन दे दिया है तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो वन है बच्चा वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें भारत में 500 प्रकार की वो भी इम्पॉर्टेंट लकड़ियाँ क्या होती हैं, प्राप्त होती है ना। जैसे में अगर हम बात करें किस टाइप का, तो चंदन की लकड़ी हो गया ना, बीड़ी की होगी, ठीक है, गोंद हो गया, रेशम हो गया ना, इन सब, दालचीनी हो गया, ठीक है, चिरौंजी हो गया ना, रंग रोगन हो गया, मतलब बहुत ही अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधे क्या होते हैं भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते बच्चे, आगे समझते हैं कि जो वन है, भारत के जो वन है वो निम्नलिखित प्रकार से बोल सकते हो कि आर्थिक महत्व होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, क्या बच्चा बात करें कि जो वन होते हैं उनसे हमें कच्चे माल की क्या होती है, पूर्ति होती है। वन से हमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, वो उनके लिए बच्चा कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे अगर बात करें गोंद, रबड़, ठीक है, तो रबड़ जो फैक्ट्री में बनता है वो उसके लिए जो साधन चाहिए वो कहाँ से मिलता है, हमारे पेड़ से ही मिलता है, ठीक है। रंग, जो पक्का रंग बनता है वो कहीं ना कहीं पेड़ से ही मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए, जैसे गोंद हो गया, रबड़ हो गया, रंग हो गया, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलता है, वन से ही मिलता है। और ये पॉइंट तुमको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होगा, खुद ही समझ सकते हो। जो औषधियाँ होती है, जो दवाइयाँ होती है बच्चा, वो कहाँ से मिलता है हमें, बहुत ज़्यादा जो औषधियाँ होती हैं कहीं ना कहीं वन से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे बोल सकते हो कि जो आदिवासी लोग थे, या फिर जो हमारे बोल सकते हो कि हमारे जो प्राचीन हमारे लोग थे, वो दवाइयाँ वो आर्टिफिशियल थोड़ी ना बना रहे थे, वो वन से ही क्या करते थे, प्राप्त कर लेते थे, ठीक। अगला अगर बात करें बच्चा कि जो पोषण तत्व होते हैं ना, बहुत सारे पोषणवत तत्व हमें कहाँ से मिल जाते हैं, वन से ही मिल जाते हैं। जैसे अगर बात करें सब्जियां हो गए, फल हो गए, इनको ही खाकर हमको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो पोषण तत्व होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें वन से ही मिलते हैं। अब इन्हीं फलों, इन्हीं सब्जियों को हम मार्केट में बेचेंगे, हमें पैसा मिल जाएगा। तो ये आर्थिक रूप से क्या हो रहे हैं, महत्व रख रहे हैं, कौन, वन। दूसरी अगर बात करें, जो वन होते हैं बच्चा वो कृषि योग्य जमीन को क्या करते हैं, जमीन के कटाव को रोकते हैं। बिल्कुल सही, अभी पढ़ाए थे मृदा अपरदन, उसमें ही बताया कि जो वृक्षारोपण से क्या होता है कि जो मिट्टी की कटाव है वो बच जाती है। जब मिट्टी की कटाव बच जाएगी, और मिट्टी की जो कटाव है कौन से, ऊपरी परत, जब मिट्टी की ऊपरी परत की कटाव क्या होगी, बच जाएगी, तो क्या होगा, अच्छा से अच्छा फसल तैयार होगा। जब अच्छा से अच्छा फसल तैयार होगा तो अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। यानी कह सकते हैं वन जो होता है वो क्या करता है बच्चा, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। किसमें रोल प्ले करता है, आर्थिक रूप से, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ बोला गया बच्चा। दूसरा, जो इमारती लकड़ियाँ,
इमारती लकड़ियाँ का उत्पादन जो है वो वन से ही मिलता है ना। ऐसे लकड़ियाँ जिसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, फर्नीचर के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं इमारती लकड़ियाँ। ठीक है, तो इन लकड़ियों का जो उत्पादन है वो कहाँ से मिलता है बच्चा, वन से ही मिलता है। और एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हो ना, जैसे अगर हम बात करें ईंधन ना, तो ईंधन की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से प्राप्ति होती है, वन से ही प्राप्त होता है। तो इन पॉइंट को आप पढ़कर आप बिल्कुल समझ सकते हो कि जो वन होता है वो, जो भारतीय वन है वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमें अर्थव्यवस्था में लाभ मिलता है, किसकी वजह से, वन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा, भारत में खनिज तेल या फिर पेट्रोलियम के उत्पादों एवं वितरण का वर्णन कीजिए। देखो, पेट्रोलियम में केवल पेट्रोल नहीं आता, पेट्रोलियम में आपका डीजल हो जाएगा, आपका बच्चा जो मोम होता है, ये सब भी क्या होते हैं, पेट्रोलियम में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपने देश की, अगर बात करें तो कोयले के बाद जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चा, पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर पॉइंट बोलें ना, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं पेट्रोलियम का, तो ईंधन के रूप में करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मशीनों के स्नेहक मतलब जो मशीन क्या होता है, कभी कभी क्या बोल सकते हो कि बहुत टफ चलने लगता है, तो जो पेट्रोलियम होते हैं उनका कुछ क्या करते हैं, पेट्रोलियम उसमें डाल देते हैं तो मशीन क्या हो जाता है, अच्छे से चलने लगता है। ठीक है, और बहुत सारे बोल सकते हो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी क्या करते हैं, पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें बच्चा अमेरिका और चीन के बाद अगर बात करें तो विश्व में जो तीसरा स्थान है वो किसका है, भारत का स्थान है। किस मामले में, तो जो पेट्रोलियम का यूज करने के मामले में जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है। किसके बाद, अमेरिका के बाद और चीन के बाद भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। ठीक, अगर हम बात करें, क्या बात करें बच्चा कि भारत में जो पेट्रोलियम का कितना पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, भारत में कितना पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्या होता है, उत्पादन होता है। बैरल का मतलब बच्चा एक ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट है जिसमें क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को नापा जाता है। तो भारत में जो पेट्रोलियम का उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग कितना होता है, 5 मिलियन बैरल होता है। ठीक है, और जो भारत की बोल सकते हो जो खनिज तेल है या फिर बोल सकते हो जो पेट्रोलियम है, उसकी जो मांग है हर वर्ष 3 से 4% बढ़ ही रहा है। ठीक है, और उसके बात करें बच्चा तो एक डाटा हमको दिया गया है, अप्रैल मार्च 2022-23 के बीच का ये डाटा दिया गया है कि भारत में जो कच्चा जो तेल था उसका जो उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ, 29,179 TMT इतना उत्पादन हुआ था। ठीक है, ये यूनिट है। ठीक, कितना बच्चा, 29,179 इतना कच्चे तेल का क्या हुआ, उत्पादन हुआ है। ये डाटा कब का है, 2022 और 23 का डाटा है। ठीक है, हालांकि आप इसको नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप इस पॉइंट को नहीं याद कर रहे हो, इस लाइन को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अगला चलता है बच्चा। अगर हम बात करें, क्या बात करें, जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ से मिलता है, तो जो टर्सरी युग का जो पत्थर होती है ना, जो सेल होता है, सेल को ही क्या बोलते हैं बच्चा, पत्थर बोलते हैं। तो जो टर्सरी युग यानी टर्सरी युग का मतलब जो सबसे प्राचीन युग की जो क्या है, पत्थर है, इन्हीं पत्थरों से क्या होता है बच्चा, हमें कहीं ना कहीं क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, टर्सरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति का मतलब क्या होता है, अपनति का मतलब होता है बच्चा कि मुड़ाव ना, जो मतलब पत्थर की जो क्या होता है मुड़ाव होती हैं, उन्हीं मुड़ाव में क्या होता है, ये तेल कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक, अगला बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि अब भारत में अगर बात करें तो 63% जो तेल का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है बच्चा, मुंबई हाई में 63% हमको क्या मिलता है, इतना तेल मिलता है, पेट्रोलियम यहाँ पर मिलता है। और 18% पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, गुजरात में, और 16% जो है पेट्रोलियम वो कहाँ मिलता है, असम में ना। भारत में अगर बात करें तो 63% मुंबई हाई में और 18% गुजरात में और 16% कहाँ पर मिलता है, असम मिलता है, क्या, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का जो उत्पादन है 63% मुंबई हाई में और 18% गुजरात में और 16% कहाँ पर उत्पादन होता है पेट्रोलियम का, तो असम में होता है। और अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, सिंपल बात बताओ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, मुंबई हाई पर, तो कौन होगा बच्चा, मुंबई हाई पर होता है। और जो मुंबई हाई है वो कहाँ पर बच्चा, तो गुजरात खंबात की जो पट्टी होती है ना उसी पर आती है ना। आप अगर ऐसे देखोगे नॉर्मली ना, तो ऐसे ही ठीक, एक मिनट, अगर आप इसे मैप अगर बनाओ तो गुजरात ऐसे ही करके गया है बच्चा। ठीक,
इधर ही महाराष्ट्र पड़ता है, यहाँ पर मुंबई हाई पड़ता है ना, ये महाराष्ट्र है पड़ता है, इधर मुंबई हाई, और इधर की जो खाड़ी, इधर जो इलाका होता है समुद्र, इसको क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। तो यही बता रहा है कि ये मुंबई हाई जो है वो कहाँ है, गुजरात खंबात पट्टी में ही आता है, यही बात बोल रहा है, ठीक है। और जो असम है भारत का सबसे पुराना क्या है, तेल उत्पादक राज्य है, ठीक। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। हाल में ही बोल सकते हो कि राजस्थान में क्या किया गया, कुछ ऐसे क्षेत्र खोजे गए हैं जहां पर किसका उत्पादन या किसका भंडार देखा गया है बच्चा, पेट्रोलियम का भंडार देखा गया है। जैसे बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का भंडार खोजा गया है हाल में ही, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आर्थिक विकास में जो ऋण यानी जो लोन होता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, पहला पॉइंट अगर बात करें, जो आम जनता होता है अपने बोल सकते हो कि रोज़मर्रा जीवन में क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होती हैं, घटी रहती हैं। तो वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या करता है, लोन का यानी ऋण का क्या करता है बच्चा, उपयोग करता है, ठीक है। वही बोला, आम जनता अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है किसके द्वारा बच्चा, ऋण के द्वारा। और आय बढ़ाने तथा आवास खरीदने के लिए लोग क्या करते हैं, बैंकों से ऋण लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चा ऋण क्या करता है, आर्थिक विकास करता है। कैसे, आम जनता में, क्या किस तरीके से, तो जो आम जनता होता है वो ऋण के माध्यम से क्या करता है, अपने आय को बढ़ा लेता है, छोटा मोटा दुकान करता है, उससे ज़्यादा पैसा कमाने लगता है, या फिर बोल सकते हो ज़मीन उमीन खरीदता है। तो इनकी जो आर्थिक विकास होता है आम जनता का, तो किसके थ्रू होता है, ऋण के द्वारा यानी लोन के द्वारा होता है। वहीं अगर बात करें जो कृषि होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चा अपनी फसलों को और अच्छा उगाने के लिए, उत्पादन करने के लिए क्या करता है, ऋण यानी लोन लेता है, जिससे क्या हो, अच्छे क्वालिटी का क्या करे, बीज खरीदे, अच्छा से अच्छा क्या करे, और जो फर्टिलाइज़र होता है उसका प्रयोग करे, और उससे अपना अच्छा से अच्छा क्या करे, फसल तैयार कर पाए। तो कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायक करता है। कौन सहायक करता है बच्चा, कौन करता है, ऋण करता है, ठीक है। किसान अपने उत्पादन को बढ़ाता है, इससे देश का जो खाद्य पदार्थ होती है वो भी बढ़ जाती है, और देश की जो खाद्य पदार्थ की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हो जाती है बच्चा, पूरा हो जाता है। अगला अगर बात करें तो ऋण के द्वारा जो बोल सकते हो रोजगार होता है, इसमें वृद्धि होने लगती है। जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनका बच्चा बोल सकते हो विकास होने लगता है। क्यों, क्योंकि देखो जो छोटे छोटे जो उद्योग होंगे वो क्या करेंगे, लोन के माध्यम से अपना ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब उनका कारोबार बढ़ने लगेगा तो लोगों की भी ज़रूरत होगी, तो रोज़गार भी लोगों को मिलने लगेगा। तो ऋण की वजह से क्या होता है, रोज़गार में वृद्धि होने लगती है। और जो लघु और कुटीर उद्योग जो है, कुटीर मतलब ये भी इसका मतलब ही होता है छोटा, जो छोटे मोटे जो उद्योग हो उनका क्या होता है, विकास होने लगता है, किसकी वजह से, ऋण के माध्यम के वजह से, ठीक है। और अगर बात करें उच्च और तकनीकी जो शिक्षा होता है उसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ऋण का प्रयोग करते हैं। कौन बच्चा, जो स्टूडेंट होते हैं वो हाई क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ऋण का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये बोला, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सफल छात्रों को अपनी शिक्षा को पूर्ण कर उत्तम रोजगार पाने में आज बैंक ऋण बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वही बात किया गया है कि जो बैंक होते हैं इनसे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऋण लेते हैं अपने अच्छे क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और अच्छे टाइप का अगर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो क्या करेंगे, अच्छे जगह नौकरी करेंगे, और अच्छे जगह नौकरी करेंगे तो अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे। तो अगर अच्छे से अच्छे पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, ठीक है। अगर बात करें बच्चा की जो अगर देश के लोग अच्छा से अच्छा कमाएंगे तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ेगा, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगेगा तो जो देश की राष्ट्रीय आय है वो भी क्या करने लगेगा, वृद्धि करने लगेगा। तो इस बात को भी समझने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आम भाषा में हम लोग नॉर्मली समझ लिए, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका, ये लाइन क्या हुआ, दोबारा रिपीट हो गया है, तो परेशान मत होइएगा। क्या बोला गया, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाती है। क्यों, क्योंकि आप देख लो, क्या देख लो यहाँ पर बच्चा कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट देखो, क्या देखो कि आम जनता क्या करता है, ऋण लेकर छोटी मोटी क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। जो कृषि है वो ऋण के द्वारा अपनी फसलों को अच्छा बेहतर बना लेता है, ठीक है। और रोजगार में वृद्धि होने लगती है। जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण का बोल सकते हो हेल्प लेते हैं। तो इसकी वजह से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि
कहीं ना कहीं सबका क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। अगर सभी लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है यानी प्रति व्यक्ति यानी हर व्यक्ति का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास होगा। और हर व्यक्ति का आर्थिक विकास हो रहा है यानी देश का विकास हो रहा है। तो ले देकर बोल सकते हो कि जो ऋण होता है वो बच्चा सकारात्मक भूमिका निभाता है किसमें किसमें, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के वृद्धि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। देखो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। उपभोक्ता का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो क्या करता है, किसी सामान को खरीदता है, उसका यूज करता है, उसको ही उपभोक्ता कहते हैं। यानी उसको ही क्या बोलते हैं, बोल सकते हो कंज्यूमर कहते हैं, या फिर उसको ही क्या बोलते हैं, कस्टमर कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा था स्टार्टिंग में कि जो कस्टमर थे, जो उपभोक्ता थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट होता था। जो विक्रेता यानी जो दुकानदार थे वो उनके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट करते थे। जैसे कि जो सामान था उसमें उस सामान को कम दे देते थे, या फिर जो सामान थे उसमें मिलावटी कर देते थे। और ऐसे छल कपट से बचने के लिए बाज़ार में ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं था उपभोक्ताओं के लिए। और ऐसा लोगों को मानना था ना कि जब जो उपभोक्ता है वो खरीदते समय क्या करे, अपने आप से क्या करे, सावधानी रखे, ना कि उनके साथ विक्रेता क्या करे, छल कपट ना कर पाए। भाई एक सिंपल बात है कि ये तो हद हो गई ना, गलती कोई और करे, सावधानी कोई और बरते। भाई विक्रेता अगर गलत कर रहा तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए। तो जब क्या होने लगा कि उपभोक्ताओं के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था, और उपभोक्ताओं के अंदर क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो असंतोष था वो क्या होने धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो जो उपभोक्ता होते बच्चे वो क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। अब इस आंदोलन के क्यों करने लगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए ये आंदोलन शुरुआत क्यों हुआ, क्योंकि जो विक्रेता होते बच्चा वो बहुत ही अनुचित व्यवसाय में बच्चा शामिल थे। अनुचित व्यवसाय में शामिल मतलब कहने का मतलब जो विक्रेता होते हैं वो क्या करने लगे, वो खाद्य की क्या करते थे, कमी करते थे। ठीक है, कलाबाजी करने लगते थे और खाद्य पदार्थों का करते थे बच्चा, मिलावटी करने लगते थे। इसकी वजह से उपभोक्ताओं के अंदर क्या होता है, असंतोष बढ़ने लगता है ना। उनकी जो सीमा होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो उपभोक्ता आंदोलन शुरू कर देते हैं। और 1960 की बात थे ना, अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको बताना हो कि कब सही मायने में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ, तो 1960 में क्या होता है, 1960 के दशक में क्या होता है, व्यवस्थित रूप से क्या होता है, उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। और 1970 में क्या होता है, जो उपभोक्ता संस्थाएं होती हैं वो क्या करते हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर क्या करते हैं बच्चा, लेखन प्रदर्शन क्या करने लगते हैं। और ये देखने को मिलता है, रिजल्ट ये होता है कि भारत में जो उपभोक्ता दल थे इनकी क्या होती है, पार्टी क्या होती है, उपभोक्ता दलों की जो संख्या होती है वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब इसका रिजल्ट ये निकलता है, ये निकल जाता है कि बच्चा 1986 में क्या होता है, जो हमारे भारत सरकार थे इनके द्वारा क्या होता है, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए क्या करते, एक नियम को क्या करते बच्चा, बनाते। उस नियम का नाम क्या है, 1986 में उस नियम को बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। हम क्या बोले, हम ये बोले हैं कि जो भारत सरकार थी उसने उपभोक्ताओं के शोषण यानी उनके साथ दुर्व्यवहार न हो, इसलिए एक नियम को बनाया। उस नियम का नाम क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। और कब बनाया गया था इस नियम को बच्चा, 1986 में बनाया गया था। और इसी नियम को बच्चा दूसरे नाम से जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। उस नियम को किस नाम से जानते हैं बच्चा, कोपरा। क्या सुना ना, इस नियम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, कोपरा। और इस नाम से ये नियम बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक बच्चा, तो यहाँ पर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, अब चलते हैं जो मैप है, वर्क है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बोला वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। देखो दिसंबर में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और जब हमसे पूछा जाएगा सितंबर में, तो सितंबर में कहाँ हुआ था बच्चा, नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था बच्चा, नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ पड़ता है बच्चा, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आपका महाराष्ट्र और यहीं पर क्या होता है, आपका नागपुर पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगर बात है वह जनपद जहाँ पर जलिया तो वाला घटना हुआ था बच्चा, कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था बच्चा, चंपारण में। कहाँ पर, चंपारण में। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, अब मैप में आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। ठीक, ये हमारा बिहार है यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हुआ, आंसर हुआ।
चौथा बोला है सूती मिल श्रमिकों ने, देखो जो सूती मिल श्रमिकों इनका जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था बच्चा, अहमदाबाद में हुआ था, और अहमदाबाद बच्चा आपका यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, चोरी चोरा जो घटना हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बच्चा, वो कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में, गोरखपुर में हुआ था। और ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये रहा हमारा गोरखपुर, मतलब सॉरी ये उत्तर प्रदेश और ये रहा हमारा गोरखपुर। ठीक है, ये 5वां का आंसर है। ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि दूसरा भी ज्योग्राफी का भी वर्क हमारा बचा हुआ है। ये हो गया। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोला, ओडिशा नहीं बचा, ओडिशा होगा। ठीक है, ओडिशा राज्य की एक प्रमुख नदियों का चिन्ह द्वारा नाम से। ठीक है, तो उड़ीसा बच्चा ये रहा आपका, यहाँ पर जो महानदी, ठीक है ऐसे कर लीजिए आप, ये दिखा दीजिए ये क्या है, महानदी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, आंसर हो गया। यहीं पर क्या है बच्चा, उड़ीसा में महानदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो क्या बच्चा, भोपाल है। क्या है, भोपाल है। ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश कहाँ बच्चा, तो मध्य प्रदेश आपका ये रहा, और भोपाल अगर बात करें तो भोपाल ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र, तो जो सूती वस्त्र है बच्चा बहुत जगह पर है। ठीक है, जैसे अगर मतलब महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में भी कहाँ, मुंबई में, भारत में, सॉरी मतलब उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बच्चा, तो कानपुर में है ना। तो अगर हम बात करें कहाँ बच्चा, कानपुर में, कानपुर में। अगर हम रिप्रेजेंट करें कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश हमारा ये रहा और कानपुर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चा, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, तो एक प्रमुख लौह अयस्क की बात किया है तो क्या हो जाएगा हमारा, मयूरभंज। क्या हम बोले बच्चा, मयूरभंज। ठीक है, एक ही सिर्फ नहीं है कि यही हमारा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र बहुत है, लेकिन उनमें से हमसे एक पूछा तो हम एक ही बताएंगे मेरे दोस्त। तो मयूरभंज क्या है हमारा, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। और ये कहाँ पर उपस्थित है बच्चा, तो ये उपस्थित है उड़ीसा में, और यहाँ उड़ीसा में कहाँ बच्चा, तो यहाँ पर। ठीक, ये हमारा क्या है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, आंसर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या उपस्थित है, मयूरभंज उपस्थित है, जहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन होता है। ठीक है, पश्चिमी तट पर हमसे बोल रहा है कि एक बंदरगाह को बताना और नाम द्वारा क्या करना है, सॉरी चिन्ह द्वारा क्या करना, प्रदर्शित करना है। तो देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये हमारा क्या होता है इलाका बच्चा, पश्चिम, और ये इलाका क्या होता है हमारा पूर्व। इसके लिए ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे बच्चा, पू। ठीक है, तो पू से क्या हो गया बच्चा, पूर्व हो गया, और ये प से क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें तो इधर पश्चिम इलाके में अगर हमसे बोल रहा है, तो पश्चिम इलाके में जो पाया जाता है ना, तो गुजरात में यहाँ पर ना जो बंदरगाह है उसका नाम बच्चा कांडला, कांडला। ये आंसर नंबर हमारा ना, आंसर नंबर हमारा क्या हो गया, 5वां हो गया। ठीक है, तो जो मैप वर्क थे वो भी हमारा समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 1 नंबर बच्चा क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। तो जो गुप्त संगठन था बच्चा वो जेसेपे मैत्सिनी द्वारा बनाया गया था, और चाहे वो यंग इटली के बारे में बात करें चाहे यंग यूरोप की बात करें, ये दोनों संगठन जो था जेसेपे मैत्सिनी के द्वारा ही बनाया गया था। अगला बात करें बच्चा, जो कॉर्न लॉ था ना, ये बोल सकते हो कि कॉर्न यानी कि मक्के से संबंधित, फसल से संबंधित है, और ये जो नियम है वो किस देश के द्वारा लगाया गया था, ब्रिटेन देश के द्वारा लगाया गया था। बाद में जाकर ब्रिटेन देश के द्वारा ही क्या करता है, इस लॉ को समाप्त भी कर दिया जाता है। और जो नेपोलियन बोनापार्ट था बच्चा, आपको पता है कि 1815 वाटरलू में क्या होता है, ये हार जाता है। महामंदी का सबसे बड़ा जो असर पड़ा था वो कहाँ देखने को मिलता है बच्चा, हमको कृषि पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो गुलामगिरी है ना, ये पहले सेट में भी आ चुका है, ज्योतिबा फुले इनके द्वारा बच्चा ये बुक था। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में संबंधित है, प्रतिरक्षा, अगर कृषि बात करें या शिक्षा बात करें या फिर व्यापार, तो इन सब में अगर हम बात करें, क्या बात करें बच्चा कि जो संघ सूची में आता है वो कौन आता है, प्रतिरक्षा, ये जो है वो संघ सूची में संबंधित है। ठीक है, 1 मिनट में गिर गया। ठीक बच्चा, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया, तो 3री अनुसूची में रखा गया। ठीक है, भारत संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है।
एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, भाई ये गलत बात है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं पंथ निरपेक्ष क्या होता है ना, बताया था ना कि भारत जो है किसी एक धर्म को राजकीय यानी पूरे देश का धर्म नहीं बनाता है, ठीक है। ये बात कथन क्या है, गलत है, भारत संविधान के थ्रू, ठीक है। हो गया जनता के लिए शासन भी किस शासन, लोकतंत्र होगा कहीं, देखिए हाँ लोकतंत्र, सिंपल सी बात है, लोकतंत्र में ही होता है कि जनता के लिए सब कुछ होता है। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष का चुनाव, व्यवस्थित बहुसंख्या, ये बच्चा बहुसंख्या के आधार पर लोकतंत्र की शासन नहीं होता कि जो कि आपका ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जय और अजय, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन यहाँ जो हुआ था बच्चा किस नगर में है, अगर पूछा जाए तो बच्चा याद रखना रियो डी जेनेरो में हुआ था। खरीफ फसल की फसलों के बुआई जाने के समय, तो जो खरीफ फसल होता है इसके बारे में जाने, खरीफ फसल को हम लोग बच्चा की बोलते हैं रेनी सीजन फसल भी बोलते हैं, यानी ये फसल जो होते हैं बरसात के दिनों में ही बोए जाते हैं। बरसात कब स्टार्ट हो जाता है बच्चा, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है भाई, गैसी है जो ऊर्जा के रूप में यूज करेगा, चूना पत्थर थोड़ी निकालेंगे, लो एज का थोड़ी ना पड़े, अभ्रक का थोड़ी हो पाएगा, चूना जो होता है क्या होगा, ऊर्जा खनिज होता है, ठीक। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण लो अयस हो ही नहीं सकता भाई, कृषि कहाँ, लोहा कहाँ, सूती वस्तु, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। भारतीय रेल बच्चा 18 इसमें होगा, ठीक है। भारतीय रेल प्रखंडों में कुल संख्या कितना है, 18 है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक संक्षेत्रक, अभी पढ़े बच्चा जो सूचना जो संचार प्रौद्योगिकी होता है किस क्षेत्र में आता है, चतुर्थ क्षेत्र में आता है, अभी हम पढ़ के आए लाऊंगा, ठीक है। और बोलते हैं ना जो आप लोग बोलते हो कि सेक्शन बी से क्यों शुरू करते हैं, इसीलिए आपने देखा कि बहुत से आंसर हमको ऑलरेडी ऐसे ही पता हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग सेक्शन बी सी से जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन होता है वो हम करके आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आंसर छिपा होता है इन छोटे छोटे आंसरों में, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, देखो ये भी हमको पता चल गया क्योंकि हम पढ़ के आए अच्छे से, 1986। किस देश का विकास आधारित होता है, किस देश का विकास आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य, सभी हैं भैया, ये सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। और मनरेगा आपको पता है कब लॉन्च हुआ था, तो 2005 में लॉन्च हुआ था। और इस क्वेश्चन के साथ ये हमारा जो सेट था वो भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले सेट के साथ, धन्यवाद।